Good morning and Jai Hind students. My dear kids, after completing the morphology of flowering plants, now in today's class we are going to discuss about structural organization in animal. Children, after discussing the morphology of flowering plant, basically the name of the unit is structural organization of plants and animals. ध्यान दीजिएगा, यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पांचवें चैप्टर में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने प्लांट्स के मार्फोलॉजी को पढ़ा, दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। और प्लांट से रिलेटेड बच्चों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके अरेंजमेंट को हम लोगों ने देखा, एक एक पार्ट्स के अरेंजमेंट को। और फिर तीन फैमिली की टेक्सोनॉमी भी हम लोगों ने देखी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी के मुताबिक छठवां चैप्टर एनाटॉमी है, which have been removed by CBSE boards in this session, but still we have to discuss some portion of anatomy like secondary growth and the comparison between leaves and stem and leaves, the anatomy of leaves, stem and leaves, roots, it is very important। तो अभी हम लोग CBSE के अकॉर्डिंग का सिलेबस देख रहे हैं, लेकिन मीनवाइल द टाइम बच्चों मैं आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है सेकेंडरी ग्रोथ और प्लांट्स के अंदर होने वाले डाइकॉट्स के अंदर होने वाले सेकेंडरी ग्रोथ और प्लांट्स की एनाटॉमी से रिलेटेड लीव्स, स्टेम और रूट की एनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर प्रैक्टिकल्स आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आप यहाँ पर चैप्टर पिक्चर में ही देख रहे हैं कि सेल, सेल से मिलके टिश्यू, ये देखिए सेल, सेल से टिश्यू मिलकर बनता है बच्चों, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। This one is the level of organization you are seeing children here, and in this particular chapter we are going to see the structural organization in animal. That's why we know that animals are multicellular animals. The animals are multicellular organisms. ध्यान दीजिएगा, we know children that animals are multicellular organism। और अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो हम जानते हैं स्पंजेज को छोड़कर, किंगडम एनिमलिया हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है स्पंजेज को छोड़कर बाकी सभी एनिमल्स जो है बेटा जोन्स होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं। सेल्स आर आल्सो कन्फाइंड विद इन टिश्यू, सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। केवल स्पंजेज की फैमिली पूरी फेरा में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू नहीं बनाते हैं, बल्कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। बट Coelenterata onwards we have seen that all the animals are multicellular and cells are confined within tissue. So children, in animal tissue, in this particular chapter we are going to discuss about animal tissue. So animal tissue are of four kinds, four types. See here, four types of animal tissue there are. Number one, you are seeing here that connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue or muscle tissue and nervous tissue या न्यूरल टिश्यू। तो चार तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं बच्चों। ये कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं आप, नंबर एक यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जितना भी हमारे शरीर में है, लाइक ब्लड, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, लिम्स, ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये सभी जो है मेसोडर्म से बने रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये जानते रहे आप। ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एंड हियर यू आर सीइंग द एपिथेलियल टिश्यू, इसको सबसे पहले पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है यह बाहरी आवरण बनाता है हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स के, हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स के बाहरी लेयर स्किन, जैसे आप समझ लीजिए तो स्किन इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग जगहों पर पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चिल्ड्रन, एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ओके, सो यू विल सी हियर in this chapter that epithelial tissue are of 5 kinds। तो 5 तरीके के epithelial tissue भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू भी 5 होते हैं, तो 5 हमें कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ना है। एंड हियर यू आर सीइंग द मस्कुलर टिश्यू, मसल्स प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड शेप टू आवर बॉडी, एंड देयर आर 639 मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एंड दे आर बेसिकली मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स which are striated, unstriated and cardiac। So in this chapter we have to discuss about all the 3 kinds of muscles also। And here you are seeing the nervous tissue or neural tissue, that is neuron, basically 3 kinds of neuron we have to discuss, the sensory, motor and mixed। So my dear kids, we are seeing here that 4 types of
animal tissue, which are connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So children, now see here the origin. As I have already told you, अभी पीछे मैंने बताया आपको कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी मायोडर्म, मायो मीन्स मसल होता है, तो मायो उसको मायोडर्म भी बोला जाता है। तो मीजोडर्म से जो है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, जबकि एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों इन्वॉल्व होकर बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू को एक्टोडर्म इन्वॉल्व होकर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को, इफ पॉसिबल देन प्लीज राइट इट चिल्ड्रन दैट एपिथेलियल टिश्यू, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से ही डेरिवेट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आप देख रहे हैं मीजोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू किससे ओरिजिनेट होता है बच्चों? मीजोडर्म से। हमेशा याद रखिएगा आप, सभी कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक वाले, ये मीजोडर्म से ओरिजिन होते हैं। और चौथा जो नर्वस टिश्यू है एक्टोडर्म से। अगर फंक्शन की बात करें बच्चों, तो एक्टोडर्म्स एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया आपको कि ये हमारे बॉडी और बॉडी पार्ट्स का बाहरी आवरण बनाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, secretion and absorption. Sometimes glandular epithelial tissue are responsible for secretion also. You will see here that epithelial tissue on the basis of structure and functions are divided into squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, and glandular epithelial tissue. So my dear kids, cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue are involved in absorption and secretion, whereas the squamous, which is of two types, again simple squamous and stratified squamous, are just behave for protection, whereas the cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue are responsible for secretion and absorption, whereas glandular epithelial tissue आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन। बच्चों बायोलॉजी में अगर कहीं पे भी ग्लैंड वर्ड आ जाए तो ग्लैंड का मतलब ही होता है सिक्रीटरी पार्ट, सिक्रीटरी ऑर्गन। अगर कोई भी ग्लैंड है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कुछ न कुछ सिक्रीशन जरूर करेगा। नाउ सी द सेकंड वन, यू आर सीइंग द कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं आप, इसका काम देखिए सपोर्ट में, बाइंडिंग में, स्टोरेज में, प्रोटेक्शन में और सर्कुलेशन में। एज यू नो दैट ब्लड एंड लिम्स आर आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो सर्कुलेशन में हो जाएंगे। स्केलेटन सिस्टम, बोन और टेंडन्स और लिगामेंट्स बाइंडिंग और सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करता है, एरियोलर मींस फैटी, तो फैटी जो टिश्यू है वो फैट को स्टोर करता है, एरियोलर उसको बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो और ये इस तरीके से ये एरियोलर प्रोटेक्शन का भी, स्किन और मसल से जुड़ा होता है तो प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा होता है। तो ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप जानते हैं ब्लड का ही WBC हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाता है, दैट इज द मेन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ कम टू द थर्ड काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू चिल्ड्रन, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। तीसरा आप देख रहे हैं एनिमल टिश्यू जो है यह मस्कुलर टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। पहले ही मैंने आपको बताया मस्कुलर टिश्यू आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जानते हैं आप, मसल्स प्रोवाइड्स आवर बॉडी टू शेप एंड ब्यूटी, हमारे बॉडी को शेप और ब्यूटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ यह कंट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। आप आगे देखेंगे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स का एक चैप्टर आएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर चिल्ड्रन you will see that muscles, basically the contraction and relaxation of muscles are involved in the movement and locomotion of body. So and here you are seeing the nervous tissue that is ectodermal in origin and conduction and control का काम करते हैं। ये sensory mixed and sensory motor and mixed sensory neurons conducting information from brain to organ, सॉरी आर्गन टू ब्रेन, आर्गन से जो सेंसेस होते हैं बेसिकली वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं सूचनाओं को, इम्पल्सेस को। जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन के इम्पल्सेस को फिर से आर्गन के पास ले आ रहा होता है। और मिक्स्ड एसोसिएटेड वाले स्पाइनल नर्व्स होते हैं बच्चों, दे परफॉर्मिंग बोथ द फंक्शन व्हिच आर दे कन्वेइंग टू एंड फ्रो द मैसेजेस आर इंफॉर्मेशन और यू कैन से द इम्पल्सेस। सो चिल्ड्रन
Through this chart, you are seeing the different kind of animal tissue: epithelial, connective, muscular, and nervous. Their origin and their function. Now see here the classification chart, the total elaborated chart of animal tissue. Here the animal tissue is being elaborated. आप बहुत अच्छे ढंग से पूरा चीज देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 4 प्रकार: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह बच्चों। इसी चैप्टर में फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच की एनाटॉमी दी हुई है बच्चों। आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, बट यू शुड नो कि फ्रॉग और अर्थवर्म आपके कोर्स में पहले से ही नहीं था। मीन्स इस सेशन के पहले ही, कोविड-19 के पहले से ही फ्रॉग और अर्थवर्म या सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बच्चों हमें केवल कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़नी पड़ती थी और प्रैक्टिकल में भी कॉकरोच की ही एनाटॉमी है। लेकिन कोविड-19 के बाद इस समय मतलब सीबीएसई बोर्ड ने जो कुछ रेक्टिफाई किया है सिलेबस, उसमें एनिमल टिश्यू के अलावा बाकी इस चैप्टर की जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है। तो आप पहले से ही समझ रहे हैं कि फ्रॉग और अर्थवर्म तो पहले से ही नहीं था और इस साल हमें कॉकरोच भी नहीं पढ़ना है। लेटर ऑन वी शैल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच आल्सो। जितना ज़्यादा संभव हो सकेगा मैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी आपको बताऊंगा ताकि कोई भी चीज़ हमारा छूटने ना पाए। ओके, you know very well that our aim is to give you the full knowledge, not the little bit. full knowledge देने का हमारा एम है। इसीलिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तो पहले से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं वो पढ़ें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay children, so you are seeing here 4 kind of animal tissue: epithelial, muscular, connective and nervous. Now see, epithelial tissue forming the outermost layer of body and body parts, forming the outermost layer of body and body parts. And epithelial tissue on the basis of structure and function, children please note it, on the basis of structure and function, epithelial tissue are divided into 5 types. See here, number 1 is squamous. स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया कि स्क्वेमस भी 2 प्रकार का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। यह हमारे स्किन में पाए जाते हैं, यह हमारे स्किन को बनाते हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, जर्म्स की एंट्री को रोकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप, दैट इज सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कंसिस्टिंग फ्लैट सेल्स and end-to-end connected cells, and the stratified epithelial tissue which form the several strata of connected cells and forming the different layers of skin and body parts. Second epithelial tissue you are seeing here the cuboidal, ध्यान से देखते चलिएगा। cuboidal second epithelial tissue जो है वह cuboidal epithelial tissue है। it is responsible for absorption and secretion, children। absorption के लिए भी और secretion के लिए भी और excretion के लिए भी जिम्मेदार है। Basically, cuboidal epithelial tissue are found in nephrons of kidneys. As you know, children, that kidneys are our main excretory organ. हमारा main excretory organ kidneys होते हैं और kidneys के अंदर nephrons जो कि यूनिट होते हैं excretion के। तो nephrons के अंदर बच्चों nephron cuboidal tissue का बना होता है। Cuboidal tissue is responsible for absorption, secretion and excretion। ध्यान दीजिएगा, absorption, secretion और excretion के लिए जिम्मेदार होता है ये। तीसरा आप देख रहे हैं बच्चों कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है इसमें लंबे लंबे सेल होंगे, पिलर लाइक सेल्स होंगे, इसीलिए इस टिश्यू का नाम रखा गया कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यह एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार है। हमारे इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक्ट में यह पाया जाता है कॉलमनर। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलिएटेड कॉलमनर। या केवल सिलिएटेड नहीं बच्चों, यह सिलिएटेड है लेकिन कॉलमनर वाला ही, जो ऊपर आपने केवल कॉलमनर देखा, यहाँ पर इसके फ्री एंड पर सीलिया पाया जाएगा, दैट इज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। और सीलिया पाए जाने की वजह से इसका नाम रखा गया सिलिएटेड कॉलमनर। इट इज बेसिकली फाउंड इन द ट्रेकिया और विंड पाइप एज वेल एज द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल्स। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेकिया या विंड पाइप में पाया जाता है सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, जो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे डस्ट या माइन्यूट पॉलन ग्रेन्स और डस्ट पार्टिकल्स को हमारे नोस्ट्रिल से बाहर निकालता है। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और जबकि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू फीमेल्स की बॉडी में यह रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है यह ओविड्यूकल फनेल
के पास पाया जाता है, ओविडक्ट के मुहाने पर, और ओव्यूलेटरी फेज के समय यह ओवम को रिलीज करता है, ओवम को रिसीव करता है। सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन द फिम्बरी और द ओविड्यूकल फनेल of the fallopian tube or oviduct and receive the ovum during ovulatory phase. Okay, children. And the fifth type of epithelial tissue is glandular. देखिए glandular epithelial tissue, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में ग्लैंड का मतलब ही होता है सिक्रेटरी। जहाँ पे भी ग्लैंडुलर वर्ड आ जाए मतलब सिक्रेटरी, और सिक्रेटरी पार्ट होगा, सिक्रेटरी आर्गन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से 5 तरीके का आपने एपिथेलियल टिश्यू देखा बच्चों इस चार्ट में, स्क्वेमस, cuboidal, columnar, ciliated columnar or glandular. Now see the second one, which is muscular. Muscular tissue, you know that there are 639 muscles present in human body, providing shape and beauty, and the contraction and relaxation of muscle is associated with locomotion and movement. So children, muscles are of 3 types: striated, smooth, or you can say unstriated, and third one is cardiac. ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 जो ये स्ट्रिएटेड देख रहे हैं बच्चों, इसमें आड़ी धारियां पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्ड पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर सेड टू बी एज स्ट्रिएटेड। यह हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है बच्चों। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल, इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। और चूंकि स्ट्रिएटेड मसल हमारे स्केलेटन सिस्टम में पाया जाता है, स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। तो स्ट्रिएटेड मसल या वॉलंटरी मसल या स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं, स्ट्राइप, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, मैंने बताया अभी रेखाएं पाई जाती हैं। तो स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी और स्केलेटन से जुड़े होने के कारण स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। तो इनके 4 नाम आप जान गए, स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्राइप्ड मसल, स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स। ओके बच्चों। एंड सेकंड, ये देखिए स्मूथ, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर आड़ी धारियां या हॉरिजॉन्टल लाइनिंग नहीं पाई जाती है, पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर सेड टू बी एज स्मूथ मसल्स। और सिंस दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल्स, आवर डिजायर, दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर सेड टू बी एज इनवॉलंटरी मसल्स या इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। आप जानते हैं बच्चों, अभी आगे नर्वस सिस्टम एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी के द्वारा परफॉर्म होने वाले जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, विच आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगाटा, हाइंड ब्रेन, जो ब्रेन का पिछला पोर्शन होता है हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, दैट इज मेडुला ऑब्लांगाटा। और हिंड ब्रेन में इन तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स, अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं, जहां से तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं। So children, you are seeing here that striated is a striped or skeletal muscle and it works according to our wills, that's why it is said to be as voluntary muscles. और दूसरी कैटेगरी है unstriated या smooth muscles and since this do not work according to our wills, that's why they are said to be as involuntary muscles. Okay children, now see the third category. ध्यान दीजिएगा, हार्ट मसल्स के लिए आप जानते हैं कार्डियक हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो हार्ट मसल के लिए तीसरी कैटेगरी बनाने की क्या जरूरत पड़ी चल बच्चों, इसको समझिएगा। क्योंकि हार्ट का जो मसल है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज स्ट्रिएटेड। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कार्डियक मसल यानी हार्ट के मसल को स्ट्रक्चर के आधार पर बांटें तो यह जो है स्ट्रिएटेड मसल के श्रेणी में जाएगा, बिकॉज इट हैज द हॉरिजॉन्टल लाइनिंग और स्ट्राइप्ड मसल्स, दैट्स व्हाई इट विल बी बिलोंगिंग टू स्ट्रिएटेड मसल्स। बट you know very well that function of heart is not under the control of our wills. तो हार्ट का फंक्शन, हार्ट की बीटिंग हमारे अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं है। So on the basis of function it will be put under involuntary muscles. So children, on the basis of function we are seeing that cardiac muscle is striated muscle, and on the basis of function we are seeing that cardiac muscle is involuntary muscles. It do not works according to our wills. So here the third category we are seeing that is cardiac muscles. So muscles are of 3 types: striated, smooth या unstriated, and third one is cardiac muscles. Now come to the third one, that is connective tissue children. अब हम कनेक्टिव टिश्यू पर आ चुके हैं। तीसरा टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू, तीसरा जो है यह कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्ट करने वाला जो हमारे बॉडी के एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, that's why this tissue are said to be as connective tissue.
and we know that muscular and connective tissue are mesodermal in origin. Now see here, connective tissue are of following types. Number one is fluid connective tissue. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आएगा बच्चों? ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा. ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर बिलोंगिंग टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल जो हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, हमारा या किसी भी एनिमल का सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, तो वह स्केलेटल मसल हो जाएगा. और स्केलेटल मसल भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज. तो बोन आप जानते हैं, बोन मेड अप ऑफ ऑस्टिक थाइस, मेड अप ऑफ, सॉरी ऑस्टिक थाइस मैंने बोला, मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट या और यू कैन से ऑस्टियोसाइट्स. बोन जो बना होता है जिन सेल से, उनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट. और बोन की स्टडी को भी ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है. जबकि कार्टिलेज जिन सेल से बने होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है बच्चों. और कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है. कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है. तो आप देख रहे हैं, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी और कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है. ओके चिल्ड्रेन, so you are seeing here the bone and cartilage both are belonging to skeletal connective tissue. And number 3 is proper connective tissue, which are areolar, adipose, ligament and tendon. So ligament and tendon are said to be a dense fibrous connective tissue. ये ligament और tendons ये दोनों dense fibrous connective tissue होते हैं. ligament connect bone to bone एंड टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल्स. ध्यान दीजिएगा, ये लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है और जबकि टेंडन बोन को मसल से जोड़ रहा होता है. जबकि ऊपर दो और आप प्रॉपर टिश्यू देख रहे हैं बच्चों, एरियोलर और एडिपोज. एरियोलर जो स्किन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं उनको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. और जबकि दूसरा आप एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं प्रॉपर के अंतर्गत, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आर स्टोरेज connective tissue which stores the fatty acid and glycerol. आप जानते हैं कि जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बच्चों, तो फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल and they are being stored inside the adipose tissue which are said to be as fatty tissue. So children, in connective tissue you are seeing blood and lymph are the fluid connective tissue, bone and cartilage are the skeletal connective tissue for making our frame of body. ये हमारे बॉडी के फ्रेम को बनाते हैं. बोन्स के अंदर ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है मैक्सिमम, और जबकि कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है. ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट बहुत कम होता है बच्चों. कार्टिलेजिनस टिश्यू आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन नोज टिप एंड इन ईयर पिन्ना. हमारे ईयर पिन्ना और नोज टिप में यूजुअली कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं. जबकि मैंने बताया आपको कि एरियोलर बोन को मसल, स्किन को मसल से जोड़ रहा होता है, स्किन को मसल से. एडिपोज जो कि फैटी टिश्यू है या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को स्टोर कर रहा है. लिगामेंट कनेक्ट्स बोन विद बोन एंड टेंडन्स connect bone with muscles. So children, in this way we have seen the chart of animal tissue. We have just discussed the epithelial, muscular and connective tissue and their types. Now see the fourth one, that is nervous tissue or neural tissue. Nervous tissue or neural tissue consists of nerve cells. यह nerve cell consist करता है बच्चों. Nerve cells are also known as neurons, and you know that nerve cells are of three types: sensory, motor and mixed. Sensory neurons conducting the information from organ to brain, and motor neuron conducting impulses from brain to organ, and the mixed or associated neurons are associated with the spinal cord, and it performs both the function, that is the to and fro. It just conduct the informations from organ to brain as well as brain to organ. Here you are again seeing the animal tissue on the basis of function. ये मैंने आपको बताया ही कि एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर बांटे गए हैं बच्चों. इस क्लासिफिकेशन रे डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का काम करता था, उसको 5 भागों में बांटा गया है. स्क्वेमस, स्क्वेमस का ही एक प्रकार है, मैंने बताया था आपको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलेटेड कॉलमनर, और एक और मैंने आपको बताया ग्लैंडुलर. इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में भी आप पढ़ लिए एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बोन और लिम्फ, जबकि स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज देखा आपने, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ. ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में और बोन और कार्टिलेज स्केलेटन सिस्टम में. मस्कुलर में आपने देखा 3 तरह के मसल्स बच्चों होते हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ या अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक.
और जबकि नर्वस टिश्यू में भी आपने 3 तरीके के न्यूरल सेल देखा, which are sensory, motor and mixed. So after completing the ray diagram of animal tissue, now start the first animal tissue, that is epithelial tissue. बच्चों, epithelial tissue just provide protection to our body and body parts. They form the outermost layer of body, that is skin, as well as the different layers of body parts, which are skin, epidermis, then dermis, which are the epithelial tissue. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम लोगों ने जब चार्ट देख रहे थे, अभी हम लोग टिश्यू की क्लासिफिकेशन का, अभी हम लोगों ने देखा कि 5 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब इनके डायग्राम्स को देखिएगा बच्चों ध्यान से। अभी मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर एनिमल टिश्यू, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यह क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूब शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्यूब के आकार के। इसके बाद ये देखिए फ्लैटेंड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, स्क्वेमस। यहाँ पर कॉलमनर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, पिलर लाइक सेल्स। और जबकि ये दोनों आपको देख रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में बच्चों आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस भी नजर आ रहे हैं। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पहले यह चार्ट बना लीजिए, ये चार्ट बना लीजिए, ताकि इसको मैं बारीकी से एक एक टिश्यू को आपको समझा पाऊं। इस चार्ट को बहुत आराम से समझिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें आप एनिमल टिश्यू पूरा ऑन द होल देख रहे हैं। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, इन चारों के नाम आप जरूर नोट कर ले। तो आप आगे अभी जब बारी बारी से हम लोग एक एक टिश्यू को स्टार्ट करेंगे, तो एक एक टिश्यू में आप पढ़ते चले जाएंगे कि एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन से टाइप हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका लोकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है। क्राइटेरिया आप जरूर समझा करिए। ये एपिथेलियल टिश्यू को बांटने का क्राइटेरिया यही है, लोकेशन और फंक्शन। तो इस लोकेशन और फंक्शन के आधार पे एपिथेलियल टिश्यू ये 5 प्रकार का आपने देखा, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर। यहाँ पर ये सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू देखिए, मैंने बताया था आपको फीमेल्स के ओविडक्ट में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर देखिए ग्लैंडुलर है या एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं बच्चों। एक्सोक्राइन जो है वह डक्टेड होते हैं और वह एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जबकि एंडोक्राइन डक्टलेस हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे आप। ये कॉलमनर देखिए, यहाँ पर आपको पिलर लाइक सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। या देखिए क्यूब शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्यूब के आकार के, ये क्यूबाइडल हैं, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन तीनों का ही काम करते हैं, और यह हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। और जबकि दीज आर द फ्लैटेंड सेल्स, स्क्वेमस, यह स्क्वेमस है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्टिंग फ्लैटेंड सेल्स। इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं बच्चों, फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं, और यह जो है हमारे स्किन में पाया जाता है। बेसिकली यह प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है, फ्लैटेंड सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो आपका सिंपल स्क्वेमस और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। और अब बात करते हैं हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियल की। अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे, एक बार फिर से देखिएगा। क्यूबाइडल एपिथेलिया are found on the surface of ovaries, the lining of nephrons। ध्यान दीजिएगा, नेफ्रॉन्स की लाइनिंग पर पाए जाते हैं और इनका काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। जबकि कॉलमनर एपिथेलियल को देखिएगा, कॉलमनर एपिथेलिया आर फाउंड इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बेसिकली द एलिमेंट्री कैनाल। मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शंस में आप पाए जाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ in essence they are found in the parts of respiratory, digestive and reproductive tracts where mechanical aberration is low, but वहां पर जो है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा होता है अभी भी, क्योंकि आप जानते हैं स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और डिओडेनम से जुड़े हुए लीवर बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस को, और इसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट हो रहा है। इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी यह जगह जगह पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। यह पहले हम लोग देखा था हम लोगों ने
स्क्वेमस एपिथेलिया आर कॉमन, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली मटेरियल का, या डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कर रहे होते हैं। आप जानते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ही चीज है, बस वाटर के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस करते हैं। सो चिल्ड्रन डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, बेसिकली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज सेड टू बी एज ऑस्मोसिस। तो इसके लिए भी स्क्वेमस एपिथेलियम बाहरी एपिथेलियम है बेसिकली। और मैंने बताया कि कॉलमनर में भी कुछ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के फ्री प्रोजेक्शन पर सीलिया अराइज हो जाते हैं, उनको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। और मूव्स म्यूकस एंड अदर सब्सटेंसेस वाइज सीलिया एंड इज फाउंड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, जर्म्स की एंट्री को कंट्रोल करता है। दे आर प्राइमरी टारगेट ऑफ इन्फेक्शन फॉर कॉमन कोल्ड वायरसेस सच एज कोरोना वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड राइनो वायरसेस। चिल्ड्रन, कोरोना वायरसेस, यह नाम इस समय पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाया हुआ है और पूरी दुनिया इससे परेशान है कोरोना वायरस से। तो आप देख भी रहे हैं कि कोरोना वायरस का भी जो प्राइमरी टारगेट होता है इन्फेक्शन का, वह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू होता है प्रेजेंट इनसाइड अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोरोना वायरस के अलावा जो और भी कॉमन इन्फ्लुएंजा कोल्ड वायरसेस हैं, राइनो वायरसेस हैं, उनका भी फेवरेट जो टारगेट होता है इन्फेक्शन के लिए, वह सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्योंकि वहीं से जो है एयर हम अंदर की तरफ इनहेल कर रहे होते हैं। नोस्ट्रिल और नेजल चैम्बर के बाद जो इनहेल्ड एयर है वो सबसे पहले सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के पास पहुंचता है और वहीं से यह प्रिवेंट करते हैं जर्म्स की एंट्री को। लेकिन कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड वायरस या राइनो वायरस या इसी पर्टिकुलर साइट पर इन्फेक्शन करते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 5 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा। पांचवा आप देख रहे हैं ग्लैंडुलर, ध्यान दीजिएगा, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, और पांचवा हम लोग एपिथेलियम टिश्यू देख रहे हैं ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू चिल्ड्रन, इट इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू which covers the gland both exocrine and endocrine। ध्यान दीजिएगा, एक्जोक्राइन मैंने बताया डक्टेड, जिनके पास डक्ट होंगे इसीलिए डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रीशन को रेस्पेक्टिव ऑर्गन में करेंगे। फॉर एग्जांपल लिवर, बाइल जो उसको सिक्रेट कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यह आ रहा है डिओडेनम में। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स secreting hormones directly into the blood like hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, so many endocrine glands there are. But children, we should remember that pancreas is a kind of mixed gland which is exocrine and endocrine both property, because pancreas secretes enzymes as well as hormones both. So the endocrinal part of pancreas is well known as isolates of Langerhans, which we shall discuss in detail in chapter number 22, that is chemical coordination. So children, you are seeing that both endocrine and exocrine glands produce their secretion because they are glandular epithelium. You know that glandular epithelium tissue, glandular का मतलब ही हो गया secretory, तो अपने अपने respective secretion को एंजाइम या हार्मोन्स को secrete करेंगे। So my dear kids, in this way in today's class we have just seen the animal tissue as well as different kind of epithelium tissue. In the next class we shall discuss about the connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Thank you very much.